एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो टर्म 1 के एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना बोल्ड क्लेम नहीं करूंगा कि ये ही आएंगे, बट आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे हम करवाना चाहते हैं कि जिससे आपको जितने भी तरीके के सवाल जो बन सकते हैं उस सवालों की प्रैक्टिस आपको हो जाए। जो भी कॉन्सेप्ट आपके भूले हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं, ये इस वीडियो का एम है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस r एज इक्वल टू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल हमें बताना है कि r की कितनी पावर के साथ जो है वो वेरी होता है। तो यदि मैं मान लूं कि पोटेंशियल जो है जो डायपोल है वो काफी ज्यादा छोटा है, डायपोल का डायपोल मोमेंट p के बराबर है, और एक जनरल पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, और इस डायपोल का एक्सिस इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा के बराबर। ये हमारे पास सिचुएशन है। मैं थीटा को चेंज करूंगा तो इसकी पोजीशन जो है पॉइंट की चेंज हो जाएगी। मैं इस डिस्टेंस को चेंज करूंगा तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। इसका मतलब मैं थीटा और r को चेंज करके मैं किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को निकाल सकता हूं, और फॉर्मूला इस पॉइंट पे पोटेंशियल का होता है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के बराबर ये फॉर्मूला होता है किसी जनरल पॉइंट पे। तो मैं कह सकता हूं v जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाता है? आंसर हमारा आ जाता है डी के बराबर। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका है। यदि आप भूल जाते हैं सारे फॉर्मूले, सर कहां से फॉर्मूला याद करूं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कुछ छोटा तरीका बताइए सर, यदि भूल जाऊं तो क्या करूं। रेस्क्यू मिशन क्या है हमारा? रेस्क्यू मिशन ये है कि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। ये फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला सर हाँ ये तो याद है। और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से कितना होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता नहीं, बट इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे r क्यूब आता है, नीचे r क्यूब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये सम कांस्टेंट, मान लीजिए कोई कांस्टेंट अल्फा है, और नीचे आता है r क्यूब, और यहां आ जाएगा dr, यह आ जाएगा आपके पास dv। तो हमें पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा दोनों तरफ। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का टर्म आएगा, और यहाँ पे जो है 1/r क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल जो है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इंटीग्रेशन भी नहीं करना सर, और सस्ता रास्ता बताइए मुझे। तो हम ये बेटा ये जानते हैं कि dv बाई dr जो है e होता है। तो हमें यहाँ पे 1/r क्यूब चाहिए, तो इनमें से किस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे r क्यूब मिल जाएगा। तो आंसर यही आएगा कि 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में r क्यूब बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से। इसका मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है। तो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे सॉल्व करने के। सबसे आसान तरीका ये है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बट आपको ये याद रहेगा, बिना टाइम खर्च करे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p। डायपोल क्या होता है? दो चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के सेम मैग्नीट्यूड के यदि स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को डायपोल कहा जाता है। और डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2a। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसका डायरेक्शन होता है बेटा माइनस से प्लस की तरफ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये p होता है, p कहते हैं इसे।
P कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2a और डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। अब कहा गया है कि पोटेंशियल बताइए इक्वेटोरियल प्लेन में कितना होगा। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में आपको बताता हूं। ये मान लीजिए आपके पास डायपोल है, ये आपके पास डायपोल है, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। इस डायपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन में बना देता हूं। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट से पास होती है, तो इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर है, उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। आप देख सकते हैं अगले डायग्राम में, ये यदि डायपोल है, यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज मान लूं या आपके पास पॉजिटिव चार्ज यदि मैं मान लूं, तो ये डायपोल ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पर पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो देखिए मैं कोई भी पॉइंट यदि यहाँ पे लूंगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए यदि टोटल डिस्टेंस d के बराबर है तो ये d/2 हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपके पास y हो गया। सो d/2 का स्क्वायर, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। और ये डिस्टेंस देखिए बिकॉज ये मिड पॉइंट से पास होता है तो दिस विल आल्सो बी d/2 एंड दिस इज y, तो आ जाएगा आपके पास d²/4 + y²। तो इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होने वाला है हर एक पॉइंट पर। यहाँ मैं कोई पॉइंट लेता हूं जनरल, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का बराबर होने वाला है। तो मैं k - q डिवाइडेड बाय सम डिस्टेंस प्लस k इंटू प्लस q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। तो कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर होगा तो उसका पोटेंशियल 0 होने वाला है इस डायपोल की वजह से। तो आंसर जो है हमारा मिलेगा 0 के बराबर। समझ गए? अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं प्लस q एंड माइनस q आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट विल डिपेंड अपॉन। तो किन बातों पर ये डिपेंड करेगा? एक बहुत दूर पॉइंट पर पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है कुछ ऐसा, माइनस q चार्ज है और यहाँ पे प्लस q चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है x के बराबर है, और यहां से बहुत ज्यादा दूर एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा दूर पॉइंट है। मान लीजिए मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, उसका d के बराबर डिस्टेंस मान लेता हूं, यहां से डिस्टेंस मान लेता हूं d, और d के बारे में ये है कि d बहुत बहुत ज्यादा है x से। तो दूसरे वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूसरे वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा d प्लस x के बराबर। तो मैं टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर लिख सकता हूं, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाय d प्लस k माइनस q डिवाइडेड बाय d प्लस x। तो आ जाएगा आपके पास ये d प्लस x माइनस d डिवाइडेड बाय d इंटू d प्लस x, और यहाँ पे आ जाएगा k इंटू q के बराबर। सो d से d चला गया, आपको मिल जाता है k qx डिवाइडेड बाय d इंटू d प्लस x। बिकॉज x बहुत ज्यादा छोटा है d के कंपैरिजन में, तो इस एक्सप्रेशन में से x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, सो इट विल बी d²। तो हमारा आंसर भी यही हमें मिल जाता है कि k qx डिवाइडेड बाय d² जो है हमारा पोटेंशियल होगा बहुत ज्यादा दूर कोई पॉइंट यदि है तो। अब ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पे q और x का ही नाम लिया जा रहा है, उस बहुत ज्यादा डिस्टेंस का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ q और x के प्रोडक्ट पे ये डिपेंड करता है कितना ये होने वाला है पोटेंशियल, q और x की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन q इंटू x पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ q पे, ना सिर्फ x पे, ना q बाय x पे, बल्कि q इंटू x पे ये डिपेंड करता है पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल का एक रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरी चेंज इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल यदि कांस्टेंट है, मान लीजिए एक रीजन में दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो है सेम है, तो मैं लिखूंगा dv बाय dr, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये क्या है? पोटेंशियल में छोटा सा चेंज जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, बाय dr माइनस में कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है, तो हमारा आंसर जो है बी के बराबर आ जाएगा। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं।
यदि थोड़ा सा और मुश्किल सवाल आ जाता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हर जगह जीरो है तो क्या हम उसे यूनिफॉर्म कह सकते हैं? टेक्निकली तो कह सकते हैं कि यदि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहा जा सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब बस इतना होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जीरो है बट कांस्टेंट है। बट इन चारों में देखें तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो ये वाला ऑप्शन लग रहा है। तो हम ए को, सिर्फ ए अकेला सही होता, यदि मान लीजिए बी नहीं होता तो हम ए को टिक कर सकते थे, मल्टीपल चॉइस होता तो भी ए को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी मोस्ट एक्यूरेट है तो हम ए को नजरअंदाज कर सकते हैं। कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करी जाएगी। ठीक बात। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कहता हूं, मैं कहता हूं यार मैं आज गया रास्ते में और मुझे बहुत सारा पैसा जो है मिला रास्ते में पड़ा हुआ, और सब लोग पूछ रहे हैं मेरे से कितना पैसा मिला, और मैं आंसर दे दूं जीरो, तो क्या होगा आप सब जानते हैं उसके बाद कि क्या होने वाला है ये आंसर देने पर। तो बहुत सारा भी मैंने इस्तेमाल किया वर्ड और मैं जीरो भी लास्ट में कह रहा हूं, सो इट डज नॉट मेक सेंस, दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं वर्ड्स। तो ऐसे ही यहाँ पे है। सी ऑप्शन की बात करें, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। क्या ऐसा है कि कोई भी चार्ज इसके अंदर, रीजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब इसका जवाब देने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं, जो एग्जाम्पल है कुछ ऐसे। नो चार्ज इनसाइड द रीजन, नो चार्ज। तो हो सकता है, देखिए हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस, मैंने मान लिया कि ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इनसाइड जो चार्ज रखा हुआ है वो जीरो के बराबर है। अब इनसाइड चार्ज का एल्जेब्रिक समेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि अंदर चार्ज हो सकता है लेकिन उसका जो टोटल समेशन है वो जीरो है। हो सकता है यहाँ पे +2q चार्ज हो, यहाँ पे +q हो और यहाँ पे -3q। तो अंदर चार्ज रखा है लेकिन उसका टोटल समेशन जीरो है। इसकी वजह से हमें टोटल जो पोटेंशियल है हर जगह वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये गलत है। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन कहना गलत होगा। यहाँ पे इसे ऐसा लिखना चाहिए था यदि इसको सही बनाना था, देयर कैन बी नो नेट चार्ज इनसाइड। ठीक है, तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है कोई भी, तो ऐसा नहीं है। The electric field shall necessarily change if a charge is placed outside the region. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या वो चेंज हो जाएगा यदि बाहर हम कोई चार्ज रख देते हैं? तो आप देख सकते हैं बेटा, यदि बाहर भी मैं कोई चार्ज ले आऊंगा लेट्स से q के बराबर, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो है, तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो के बराबर होगा। सो इट डज नॉट मैटर कि आप चार्ज बाहर रखें या ना रखें, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से सवाल हमने सॉल्व कर लिया। बी आंसर इसका होने वाला है।